नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के पीटी एग्जाम की संभावित तिथि 20 अगस्त बताई जा रही है और ऐसी उम्मीद भी है कि यदि सब परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो यह एग्जाम 20 अगस्त को ही कराया जाए, परंतु अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त होता है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीईटी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यदि है तो कितनी कितने नंबर का एग्जाम होना है, पेपर का प्रारूप क्या होगा, पेपर के लिए समय कितना मिलेगा और क्या पेपर के अंदर नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया था 20 फरवरी 2021 को, जिसमें कि एग्जाम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें बताया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी समूह ग के पदों पर भर्तियां की जाती हैं उन सभी के लिए एग्जाम का पैटर्न अब चेंज हो गया है और वो पैटर्न 2 स्टेज का होगा। पहली स्टेज होगी पीईटी एग्जाम यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स पीईटी एग्जाम को क्लियर करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की समूह ग पर होने वाली सभी भर्तियों के लिए, आगे वही बच्चे एलिजिबल होंगे। तो पीईटी का एग्जाम करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब देखिए, इसमें अलग से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर, देखिए दोस्तों सभी पदों पर, है ना, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी है उत्तर प्रदेश का, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम अनुमोदन जिस तरह से करा गया था वो पूरा प्रारूप इन्होंने दे दिया है। और ये एग्जाम का पैटर्न कुछ कुछ इस तरह से रहने वाला है कि ये जो पेपर होगा ये पूरा 100 नंबर का पेपर दिया जाएगा, यानी कि आपसे 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम का टाइम होगा 2 घंटे और क्वेश्चन होंगे 100, यानी 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे जिनके नंबर होंगे 100, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन। और दोस्तों ये जो पेपर होगा, ये पेपर एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी कि जो आपका पेपर होने वाला है इस पेपर का लेवल जो होगा, जो मैथ्स होगी या इंग्लिश होगी या हिंदी होगी, इसका लेवल जो होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी तक का, वो लेवल 12th प्लस का होगा, यानी 10+2 लेवल का होगा। और परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी। जी हां दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर है, हालांकि काफी कम रखी गई है, 1/4। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का बहुत इफेक्ट पेपर पे पड़ता है, तो इस चीज को दिमाग में रखना कि नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर और ये कितनी है, 1/4। आइए अब डिस्कस करते हैं कि पेपर में सिलेबस किस तरह से है। देखिए, बहुत ही डिटेल में सिलेबस दिया गया है। ये जो सिलेबस है 19 फरवरी को दिया गया है। जो नोटिफिकेशन था एग्जाम पैटर्न का कि पैटर्न चेंज हो गया है, वो 2 फरवरी को आया था और ये जो एग्जाम के सिलेबस का पैटर्न है ये 19 फरवरी को आया था नोटिफिकेशन। तो इसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो देखिए, जो आपका भारतीय इतिहास है यानी कि इंडियन हिस्ट्री, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 नंबर के सवाल सिर्फ इससे पूछे जाएंगे। और इसमें भी सिलेबस बहुत ही वाइड तरह से इन्होंने बताया है। आपसे भारतीय इतिहास में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में,
वैदिक संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म में भी विशेष तौर पर गौतम बुद्ध के बारे में कि उनकी जीवनी क्या थी और उनकी शिक्षाएं क्या थी। आपसे पूछा जाएगा जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म में भी स्पेशली भगवान महावीर के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। आपसे मौर्य वंश के बारे में पूछा जाएगा, और मौर्य वंश में भी स्पेशली आपको ध्यान देना है सम्राट अशोक पर। आपसे गुप्त वंश के बारे में पूछा जाएगा, और गुप्त वंश में भी दो शख्स बहुत ही अहम हैं, उनके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपसे हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, आपने राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, आपने सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, जो अपनी दिल्ली सल्तनत होती है उसके बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, यानी कि हुमायूं से शुरू करते आपको मतलब बाबर से शुरू करते हुए आपको औरंगजेब तक जाना होगा। आपको मराठों के बारे में पढ़ना है, आपको ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना होगा, यानी ब्रिटिश राज किस तरह से भारत में आया, किस तरह से उसने पांव जमाए, और फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यहां तक की कहानी है ना, यानी 1600 से लेकर 1600 में अंग्रेज आए थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, तो वहां से लेकर 1857 तक की कहानी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी होगी। और इसके अलावा ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कि भाई किस तरह से उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, यानी कि हमारे गांव वगैरह पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस तरह की चीजें। तो इतना सिलेबस से जो आएगा, यानी भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी केवल और केवल भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे और उनके नंबर होंगे 5। इसके बाद देखिए स्पेशल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो इस सब को एक ही मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरा इतिहास भारत का एक तरफ है, उसके नंबर है 5, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पोर्शन के अकेले नंबर है 5। तो मेरे हिसाब से आपको पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस एक टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूरी हिस्ट्री से यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन तीनों से मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपसे विशेषकर पूछा जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जब आपसे गोखले वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन, देखिए जो स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन है, यहां पर पूरी तरह चीजें चेंज हो गई थी, यहां पर महात्मा गांधी आ गए थे आंदोलन के अंदर। लेकिन जब प्रारंभिक वर्ष थे, प्रारंभिक वर्ष में आपके तिलक हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए, इस तरह के शुरुआती नेता थे, है ना। अब इसके बाद शुरुआत होती है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद की। क्रांतिकारी आंदोलन में आप भगत सिंह को पढ़ते हैं, बटुकेश्वर दत्त को पढ़ते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की, यानी कि ये एक्ट जो मतलब ब्रिटिश थे, नए नए एक्ट बना रहे थे, उनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट था आपका ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए जो 1935 एक्ट है, ये आपको बहुत ही डीप में पढ़ना है, क्योंकि स्पेशल में दिया गया है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी आधे से ज्यादा चीजें एक्ट, जो ये एक्ट था 1935 वाला, इसी में से ली गई हैं। इसके बाद आपको बहुत ही डीप में जाकर पढ़ना होगा भारत छोड़ो आंदोलन को, आजाद हिंद फौज के बारे में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भारत के इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं भूगोल पे। तो देखिए भूगोल यानी ज्योग्राफी से आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी जो भौतिक भूगोल है वो आपको भारत का भी पढ़ना है और विश्व का भी पढ़ना है। आपको विश्व की नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए, भारत की नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए। और भूगोल से आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, यानी भूगोल है हमारी 5 नंबर की। इसमें पूछा जाएगा नदियां तथा नदियों की घाटियों के बारे में, भूजल संसाधनों के बारे में, पर्वत पहाड़ी और हिमनदों के बारे में, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में, वनों के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में। और देखिए खनिज संसाधन जो हैं, इसमें आपको जो विशेष ध्यान देना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देना है, यानी भारत में लोहा कहाँ निकलता है, कोयला कहाँ निकलता है, सोना कहाँ निकलता है, यूरेनियम कहाँ निकलता है। हाल फिलहाल में यूरेनियम काफी चर्चा में रहा है, तो खनिज संसाधनों में स्पेशल आपको ध्यान देना होगा भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसके अलावा भूगोल में आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर आती हैं देशों की सीमाएं, कि कौन सा देश किससे लगा हुआ है, किस देश की बाउंड्री कहां मिलती है, कौन सा समुद्र किसके पास है
है ना, प्रशांत महासागर में कौन कौन से द्वीप है, इस तरह की चीजें, और भारत के चारों तरफ का राजनीतिक भूगोल के भारत के पड़ोसी कौन से हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन, देखिए टाइम जोन का आपको जरूर पता होना चाहिए। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, तो अभी तक तो देखिए जनगणना जो हुई थी लास्ट हमारी 2011 में हुई थी, तो 2011 की जो जनगणना है उसी से आपसे पूछा जाएगा, 2021 वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है। और ज्योग्राफी से भी आपसे पूछे जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर यानी इंडियन इकोनॉमी पर, तो इंडियन इकोनॉमी से भी आपसे 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें होगी स्पेशली भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में केवल और केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान देना है, और उसमें भी 1947 से 1991 तक में स्पेशल। और इसमें आपको बताना होगा योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और भारत में इसका विकास कैसे हुआ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में, हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्वामी विश्वनाथन के बारे में, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड आपको पढ़ना होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। देखिए इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काफी बैंकों का विलय करा गया है और विनिवेश की प्रक्रिया भी बैंकों पर चल रही है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, देखिए आर्थिक सुधार आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आर्थिक सुधार के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही दूरगामी परिवर्तन हुए, इसलिए 1991 में आर्थिक सुधार थोड़ा आप डीप में पढ़िएगा। अब चलते हैं आगे, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। देखिए वर्ष 2014 के बाद भारत में काफी परिवर्तन हुए, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, यानी कि सरकार परिवर्तन हुआ, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने हिसाब से चीजें करी थी, उसके बाद एक बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में, और 2019 में वो दोबारा जीत कर आई, तो काफी दूरगामी परिवर्तन देखे गए हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इसलिए 2014 के पश्चात के कृषि में क्या क्या सुधार हुए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा वन नेशन, या फिर मृदा कार्ड हुआ, कृषि के लिए काफी लोन वगैरह दिया जा रहा है, तो कृषि में काफी सुधार हुए हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ढांचागत सुधार के बारे में पढ़ना है, ढांचागत सुधार में आजकल बहुत ही फेमस लाइन चल रही है कि 5 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है हमें, 5 बिलियन करोड़ की इकोनॉमी बनानी है हमें, इस तरह से। तो ढांचागत सुधार के बारे में देख लीजिएगा कि पश्चिमी कॉरिडोर क्या है ना, पूर्वी कॉरिडोर क्या है। श्रम सुधार के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि सारे श्रम कानूनों को इकट्ठा कर 4 संहिताओं में जोड़ दिया गया है, तो 100% श्रम सुधार से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन घुमा फिरा के बात इतनी सी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में से भी कुल मिलाकर 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए आर्थिक सुधार भी काफी करे हैं, जैसे कि बैंकरप्सी कोड है, और जीएसटी वगैरह लाया गया। देखिए जीएसटी के बारे में स्पेशल से उल्लेख करा गया, तो जीएसटी से तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो जीएसटी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी इनवॉइस क्या होता है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब जीएसटी को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। चलते हैं अपने 5वें टॉपिक पे, और इससे भी 5 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जिनके नंबर होंगे 5। और ये है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान के बारे में, और भारतीय संविधान में भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे, और मौलिक कर्तव्य भी पूछे जाएंगे। संसदीय प्रणाली पूछी जाएगी, संघीय प्रणाली पूछी जाएगी, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध पूछे जाएंगे, न्यायिक ढांचा पूछा जाएगा, कैसा ढांचा है हमारे यहाँ एकीकृत है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला प्रशासन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि संविधान के अंदर 73वां संशोधन और 74वां संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन थे, तो इनको भी एक बार देख लीजिएगा। कुल मिला के बात इतनी है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं सामान्य विज्ञान पर, तो सामान्य विज्ञान पर आपसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ही पूछा जाएगा, और इन तीनों टॉपिक से कुल मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो अपने आप में काफी ज्यादा हैं टॉपिक को देखते हुए। और ये जो होगा ये 10th लेवल का होगा, ये ज्यादा नहीं होगा, 10th से 12th लेवल का होगा, बस उतना ही पढ़ना है। अब आते हैं अपने अंक गणित पर, यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक पर। इसमें आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के बारे में, प्रतिशतता के बारे में,
साधारण अंकगणितीय समीकरणों के बारे में, वर्गमूल एवं वर्गमूल के बारे में, घातांक एवं घात के बारे में, औसत के बारे में। तो अगर देखा जाए जो मैथ्स है बहुत ही छोटे लेवल पर आ रहा है, ज्यादा मैथ्स नहीं आने वाला, और इसके नंबर है 5। तो जो लोग सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी करते हैं उनका ये पोर्शन बहुत ही अच्छे से तैयार होगा, बस इसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत होगी। दोस्तों अब आते हैं अपने 8वें टॉपिक पर, जो कि है सामान्य हिंदी, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपी के हर एग्जाम में हिंदी पूछी ही जाती है, और ये जनरल हिंदी होती है, कोई लिटरेचर नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल सामान्य बातें होती हैं हिंदी की, जो कि एक स्टूडेंट जिसने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है बहुत ही आराम से सीख सकता है, जिसने हिंदी छोड़ दी हो वो भी। तो हिंदी में आपसे पूछा जाएगा संधि के बारे में, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, यानी कि समान जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न होते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां पूछी जाएंगी, सामान्य अशुद्धियां पूछी जाएंगी, लेखक और रचनाएं पूछी जाएंगी, किसकी, गद और पद के, जैसे कि प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी, इस तरह की बातें। और देखिए नोवा पोर्शन होगा सामान्य अंग्रेजी का, इससे भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश में आपसे अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा और अपठित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, यानी कि अनसीन पैसेज जो आएंगे वो भी आएंगे। तो 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे सामान्य इंग्लिश से, और 5 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे सामान्य हिंदी से। चलते हैं अपने 10वें टॉपिक पर, जो कि है लॉजिकल एंड रीजनिंग। तो तर्क एवं तर्क शक्ति में वृहत एवं लघु पूछा जाएगा, क्रम एवं रैंकिंग पूछी जाएगी, संबंध पूछा जाएगा, समूह से भिन्न को अलग करना पूछा जाएगा, कैलेंडर और घड़ी का पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव पूछा जाएगा, कोडिंग और डिकोडिंग पूछा जाएगा, और ये संख्या और अक्षर किसी की भी हो सकती है और दोनों की मिलाकर भी हो सकती है। निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय पूछे जाएंगे। तो देखा जाए जो आपकी वो मोटी वाली पीली किताब आती है आर चांद वाली, उससे ये पोर्शन बहुत ही आराम से कवर किया जा सकता है, बहुत ही छोटा टॉपिक इन्होंने दिया है लॉजिक एंड रीजनिंग के अंदर, और इससे भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं करंट अफेयर पर। तो देखो इन्होंने करंट अफेयर में बिल्कुल छोटी सी बात कह दी है भाई 10 नंबर की आएगी। तो देखिए आप देख लीजिए करंट अफेयर बहुत ही वैल्यूएबल है, यानी एग्जाम के अंदर 10 नंबर का सीधा सीधा करंट अफेयर आ रहा है। तो कोई भी आप मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हो, या फिर आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़कर। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप करंट अफेयर नहीं करते हैं तो सीधे सीधे 10 नंबर तो आपके दोस्त खत्म ही हो जाते हैं। और 10 नहीं, आप देखेंगे कि सामान्य जागरूकता, तो दोस्त ये सामान्य जागरूकता होती है ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट होता है। देखा जाए तो ये सामान्य जागरूकता कुछ कुछ इस तरह से पूछी जाती है कि वो करंट से रिलेट करती है। तो अगर आप करंट अफेयर पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके 20 नंबर तो ऑटोमेटिक से ही गायब हो जाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दें, और करंट अफेयर ज्यादा नहीं आएगा, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर काफी है, इनफ है, उससे ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी कभी नहीं पूछता। अगर आपने पिछले 6 महीने का करंट अफेयर किया है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप ज्यादा कोशिश करते हैं तो 6 की जगह 9 महीने का पढ़ लें तो एक क्वेश्चन भी आपसे बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन 6 महीने का इनफ होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहें तो 9 महीने का भी पढ़ सकते हैं। तो समसामयिक यानी करंट अफेयर आने वाली है 10 नंबर की, और सामान्य जागरूकता भी आने वाली है 10 नंबर की। अब देखते हैं सामान्य जागरूकता में क्या है। देखिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, देश, राजधानी एवं मुद्रा पूछी जाएंगी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद इनके बारे में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस पूछे जाएंगे, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे जैसे कि WHO, UN, ये सब, भारतीय पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे, भारत की कला एवं संस्कृति पूछी जाएगी, भारत एवं विश्व के खेल पूछे जाएंगे जैसे कि अभी हाल फिलहाल ओलंपिक है या फिर किसको अवार्ड दिए गए, भारतीय अनुसंधान संगठन पूछे जाएंगे, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पूछे जाएंगे। तो देखिए जो ये वाला पोर्शन है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हम हर महीने जो भी बुक्स होती हैं उस महीने काफी कंट्रोवर्सी में रही होती हैं या काफी प्रचलित रही होती है, उन पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं जो मुश्किल से 5 मिनट का होता है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हर महीने के लिए हमने अलग से वीडियो डाली हुई है, और जो अभी नहीं है आने वाले मंथ्स में हम उनको भी डाल देंगे। पुरस्कार और विजेता हम इनको भी अपनी साइट पे, अपनी जो हमारा चैनल है ड्राम बॉक्स, उस पर डालते रहते हैं, तो आप वहां पर इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफी टॉपिक समसामयिक के ऐसे हैं जो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्राएं,
भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इसका ऑलरेडी वीडियो हम डाल चुके हैं। और जब भी कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल बदलते हैं तो हम अपडेटेड करके इसको दोबारा डाल देते हैं। तो आप चाहें तो सामान्य जागरूकता की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए 10 नंबर स्पेशल आने वाले हैं हिंदी के, यानी 5 नंबर की हिंदी तो देखिए दोस्त ऊपर गई, उसके अलावा 2 गद्यांश आएंगे आपके पेपर में जिसके नंबर होंगे 10, तो हिंदी बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है, यानी हिंदी होगी टोटल 15 नंबर की। 5 नंबर का नॉर्मल जहां पे आपसे पूछा जाएगा विलोम शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह, और 10 नंबर के आएंगे गद्यांश, ये अपठित यानी अनसीन पैसेज आएगा हिंदी का, और इस पर 5 प्रश्न होंगे जिसके आपको आंसर देने हैं, और 10 नंबर यहां पर आपके पक्के। अब देखिए 10 नंबर का आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, वही ग्राफ जो एसएससी सीजीएल में तो हमेशा आता ही आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आता ही होगा। अगर नहीं भी आता है तो बहुत ही मतलब आसान नहीं कह सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। तालिका की व्याख्या जो टेबल होती है वगैरह, ये तो देखिए वहां पर ऊपर जो मैथ था वो 5 नंबर का था, लेकिन यहां पर अब अगर देखेंगे तो देखो 10 और 10 20 और 5 वो 25, तो 25 नंबर का मैथ इस तरह से हो जाता है। तो 25 नंबर का मैथ आ रहा है, 15 नंबर की हिंदी आ रही है, और 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं कि किस तरह से सिलेबस में नंबर हमारे डिवाइड करे गए हैं। तो दोस्तों देखिए भारतीय इतिहास आएगा 5 नंबर का, भारतीय इतिहास हमारा 5 नंबर का आने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 5 नंबर का आने वाला है, यानी टोटल हमारा इतिहास हो गया 10 नंबर का। ज्योग्राफी हमारी 5 नंबर की आने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी 5 नंबर की आने वाली है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन हमारा 5 नंबर का आने वाला है। सामान्य विज्ञान हमारा 5 नंबर का आने वाला है। अब देखिए जो गणित है, जो अंक गणित है, वो 5 नंबर का आएगा, और इसके अलावा जो हमारी टेबल्स और ग्राफ होते हैं 10-10 नंबर के वो आएंगे। तो इस तरह से टोटल गणित हो जाता है हमारा 25 नंबर का। जो हिंदी है हमारी 5 नंबर की आने वाली है, और जो हमारे हिंदी में अलग से 2 गद्यांश आएंगे वो आएंगे 10 नंबर के। तो इस तरह से हिंदी हो जाती है हमारी 15 नंबर की। जो इंग्लिश है वो 5 नंबर की आने वाली है। तर्क शक्ति हमारी 5 नंबर की आने वाली है। जो करंट अफेयर है ये 20 नंबर का आने वाला है। स्पेशल करंट अफेयर 10 नंबर का, और समसामयिक वाला 10 नंबर का। देखिए दोस्तों अगर एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में कराया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज करा जाएगा। अगर एग्जाम केवल एक ही शिफ्ट में संपन्न हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं करा जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि अगर एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा, अगर एग्जाम केवल एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीईटी के एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी लोगों इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी फीस नहीं होती कि वो बड़े बड़े कोचिंग्स में जाकर मतलब सीख सकें। तो आपका बस शेयर करना है, ये आपके शेयर करने से किसी बच्चे का भला हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों पीईटी के बताए गए जनरल अवेयरनेस के पोर्शन के लिए आप हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, उस पर काफी मटेरियल हमने उपलब्ध कराया है, और जो अभी नहीं है हम बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड कराएं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।